मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही जो पहला विदेश दौरा हुआ उनका, वो हुआ है रूस में। रूस से पिछले दिनों जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिकी दबाव था, नाटो का दबाव था कि हम उससे दूरी बनाएं, लेकिन भारत ने और मोदी जी ने वो चीज, जब उनका वो दबाव नहीं माना, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने खास करके तेल के पैमाने पर पूरी दुनिया को उससे अलग है कि वह जो लाभ हुआ वो हमारे भारतीय नागरिकों को उसका कितना लाभ मिला, उसका लाभ कौन ले गया, क्या ले गया, वो तो अलग की बात है। और इस दौरे में भी जो वहां हुआ, वहां पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इन्होंने कोई ये पत्रकार वार्ता नहीं किया, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, 9 पॉइंट पर वहां समझौते हुए हैं। तो इन सारी चीजों को कूटनीतिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, जबकि ये संयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये जरूरी था, उसको तो होना ही चाहिए था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को, जैसे हमारे भारत में भी 10 साल बीत गया, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई पत्रकार वार्ता नहीं किया, तो उसी की पुनरावृत्ति उन्होंने वहां पर भी किया। तो इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में भारत रूस के संबंधों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पुतिन और मोदी एक ही रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं? शिवजी सरकार साहब, ये तो कहना सही नहीं होगा कि पुतिन और मोदी एक ही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। आप पुतिन जो है वो अपने जो है एक सपोर्ट सिस्टम उनको चाहिए, उसके लिए हिंदुस्तान का सपोर्ट उनको बहुत जरूरी है और दिख रहा है उनको, और क्योंकि सबसे बड़ी एक जमहूरियत है, इसलिए हिंदुस्तान की सपोर्ट जो उनको मिल रही है वो उनको चाहिए होता है, और वो उनको दिखावा के लिए भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसके लिए सारी जो कुछ ट्रेड वगैरह की बात की जा रही है सारी वही हो। वो उनको एक वर्ल्ड सपोर्ट सिस्टम में इस वक्त पुतिन के साथ जो है चाइना के अलावा और कोई है नहीं, और चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। तो उस हालात में हिंदुस्तान जो है का साथ होना, उनको लगता है कि हिंदुस्तान जैसा भी हो, अभी तक जिस प्रकार से भी कर रहा हो, अपने इंटरनल बातें हम छोड़ दें, कम से कम रशिया के मामले में हिंदुस्तान अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, अपनी तजारत के लिए कर रहा है, और उन चीजों को देखते हुए पुतिन को भारत का साथ मिलना जो है, खास करके नेटो के सामने, उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है बैलेंसिंग एक्ट है। और उसका जो है, अगर हम देख भी चुके हैं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने उसका विरोध भी किया है, और उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे नहीं करना चाहिए था, कि भारत को जो है दूसरे तरह से व्यवहार करना चाहिए, और भारत को युद्ध को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए, ये भी कह रहा है। देखिए, सवाल यह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ये बात सही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं है, कोई पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, इसलिए क्या हुआ नहीं मालूम। पर जो अंतर्राष्ट्रीय सूत्र हैं उसके जो हमें मिल रहा है, उसमें एक तो ये है कि जो पेट्रोलियम का जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो पब्लिक सेक्टर के आपके रिफाइनरीज के पास नहीं आ रहा हो, पर वो पेट्रोलियम का रिफाइनरी जो है के लिए जो यहाँ आएगा, और यहाँ से जो प्राइवेट सेक्टर के जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो जो यूरोप को और अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे जो उनको फायदा हो रहा है वो होता रहेगा। दूसरी एक चीज है उसमें, जो एक बातचीत में जो इंटरनेशनल सोर्सेज से आई है, वो है कि 6 रिएक्टर जो है रशिया यहाँ एस्टेब्लिश करेगा, और एक एक रिएक्टर के जो कॉस्ट होते हैं वो इतना ज्यादा होता है कि रशियन इकोनॉमी के लिए वह बहुत अच्छा रहेगा। 6 रिएक्टर के अलावा कुछ माइनर रिएक्टर्स जो हैं, जो उसके साथ लगाए जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में लगाने जाने की बात हो रही है, उसके भी लिए भी रशिया को काफी कुछ मिलेगा। तो ये जो बेसिक तिजारत छोटी मोटी तिजारत नहीं है, ये बहुत बड़ी तिजारत है। तो उसका जो फायदा रशिया को होगा, और खास करके ऐसे वक्त पे जबकि रशिया के साथ कोई न्यूक्लियर डील करना नहीं चाह रहा है, और ना न्यूक्लियर डील रशिया को करने दे रहा है, तो ऐसे वक्त पे हिंदुस्तान की जो ये पहल है, इस पहल से रशिया को बहुत फायदा होगा। हिंदुस्तान को अब वो एक दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान को न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहिए नहीं चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी के जो देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी का जो कॉस्ट है वो तो खैर ज्यादा होता है, उसको आप छोड़ भी दे,
न्यूक्लियर एनर्जी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो वेस्ट होता है उसको 5000 साल तक सेफली एक जगह पे कहीं रखना होता है। अभी जैसे बार्क में ये रखा जाता है, हिंदुस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है वहां रखा जाता है, और उसके लिए लगातार उसकी कूलिंग और उसके सिस्टम जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। लगातार वो चीजों को बहुत सेफली ही नहीं, उसको कूल करके लगातार रखना होता है, उसके लिए पानी बहुत चाहिए, ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पे। तभी रावत भाटा में भी ये प्रॉब्लम कई बार हम देख चुके हैं कि ये प्रॉब्लम कई बार आई है जो राजस्थान में है, कोटा के पास। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान ने जो पहल किया है उसमें एक चीज और है, रुपी ट्रेड की बात भी उन्होंने की है। पर रुपी ट्रेड के लिए बात करना अपने आप में ठीक है, आप बात करते हैं, पर आरबीआई के रिपोर्ट्स अगर देखें तो हिंदुस्तान में का जो रुपी है उसको कोई भी मुल्क जो है एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, बांग्लादेश और श्रीलंका भी नहीं करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि जो रुपए का जो बाजार का दाम है, बाजार मूल्य है, वो सबसे कम है, बहुत कम है, और वो जो भी लेता है उसके लिए वो कभी भी रिम्यूनरेटिव नहीं होता है। रशिया ने भी लिया था और रशिया के पास आज भी तमाम रुपए पड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए या तो वो डॉलर में पेमेंट चाहते हैं या सोना में चाहते हैं। और आरबीआई ने जो अपने हाल में कई मुल्कों को जो अपने गोल्ड रिजर्व्स फॉरेन कंट्रीज में रखे हुए हैं उससे कई मुल्कों को जो है पेमेंट्स किए हैं। इसलिए रुपी ट्रेड के वो प्रोपगेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, पर रुपी ट्रेड जो है हमारा उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप कहें तो एक न्यूक्लियर डील और जो पेट्रोलियम की कंटिन्यूटी रहेगी वो चलता रहेगा, पर उसके साथ एक चीज और है कि नेटो जिस तरह से अब ज्यादा एक्टिव हो रहा है उसमें अगर आपके खिलाफ भी वो सैंक्शन लेके आता है तो कब तक आप ये कर पाएंगे, ये भी देखने की चीज है। क्योंकि नेटो को ठीक है पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल आपसे ले रहे हैं, पर नेटो बहुत दिनों तक चुप रहेगा इन चीजों पर, क्योंकि नेटो अभी ज्यादा जो है एक्टिव हो रहा है, खास करके जो यूएस में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको देखते हुए भी वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। तब ये देखना है कि आगे चलकर हमें क्या मिलता है इससे। अच्छा सरकार साहब, एक जिज्ञासा है कि न्यूक्लियर डील तो मनमोहन जी ने भी किया था, अमेरिका से किया था, और उसके चलते यहाँ के वामपंथियों से जो इतनी मजबूत सरकार चल रही थी, यहाँ के वामपंथियों से उनका संबंध विच्छेद हुआ और उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। मोदी जी भी न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, तो जबकि मोदी जी की पूरी कंपनी अभी ये शांति की तो बात करते हैं, और ये इनके सारे सहयोगी इजराइल को ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जो कि ये फिलिस्तीन पर हमला वो लोग करवा रहे हैं, और ये न्यूक्लियर डील कर रहे हैं। तो और न्यूक्लियर डील का सीधी बात है, अभी आपने बताया कि 5000 साल तक उसको संरक्षित करके उसको रखना जरूरी होता है। और मोदी जी का तो रिकॉर्ड है कि हाँ वो जो कुछ भी करते हैं वो तात्कालिक होता है। साल 2 साल भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलता है। उज्जैन में मंदिर बनवाए, आपने उसको देखा, अभी अयोध्या में इन्होंने मंदिर बनवाया, उसका देखा, या देश के पैमाने पर ये जो भी अपना निर्माण कार्य करवा रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये रूस से जो न्यूक्लियर डील कर रहे हैं वो कितना उसमें स्थायित्व रह पाएगा, इसके बारे में आप कुछ आप क्या डालेंगे? देखिए आपने कहा अमेरिका से भी हमने जो न्यूक्लियर डील किया है उसमें भी हमें न्यूक्लियर के लेवल पे, भले यूपीए गवर्नमेंट ने उसको किया और वो अभी तक वैलिड है, पर हमें अमेरिका से भी अभी तक न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उसके तौर पे हमें अभी तक कुछ खास मिला नहीं है। अभी भी जब हम डील करने गए थे, आर्म्स डील किया था हमने या प्लेन्स खरीदने की बात किया था, उसमें भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। और दूसरी चीज, हमने जो प्लेन्स की डील किए थे उसमें सबसे बड़ी डील जो है, एक डील जो है टाटा सन्स ने किया था एयर इंडिया के लिए बोइंग से। और बोइंग ने का जो है आज जिस तरह की हालत हो रही है, क्योंकि उनके जो सारे प्लेन्स हैं, खास करके जो मैक का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जिस तरह से मैक के क्रैशेस हुए हैं और उस पर बोइंग के खिलाफ अमेरिकी गवर्नमेंट ने जिस तरह का एक्शन लिया है, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने,
उसमें उनके लिए अभी एक प्ली डील करना है, और प्ली डील नहीं करना मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि आप किसी तरह से हमें जो है पनिशमेंट मत दीजिए, पर हम खुद ही आपके प्ली कर रहे हैं कि हमें जो पनिशमेंट है उसके लिए जो भी खजाना है वो हम चुकाएंगे। पर उसका जो सारी परेशानी है, उसकी सारी शाख जो है बोइंग पे पड़ रही है, और बोइंग का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उस पर जिस तरह से यूएस गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा है, उसमें उनकी प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो गया है। इसलिए एयर इंडिया को इस साल जो है कोई प्लेन मिल पाएगा उस पर बहुत शक है। तो ये तो दूसरी चीज, बोइंग ने सिर्फ जो एक स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बना के नासा को दिया था, वो भी जो है उसमें भी तमाम डिफेक्ट निकले, तमाम लीकेज हो गए हैं, और अब वो जो है स्पेस क्राफ्ट से अलग होके आ नहीं पा रहा है। ये एक अलग समस्या हो रही है। इसलिए बोइंग का जो डील है वो हमें कोई इतना फायदा नहीं दे रहा है, नंबर एक। नंबर दो, अब रशिया की बात आप कर रहे हैं कि रशिया से न्यूक्लियर डील में क्या करेंगे। रशिया ने देखिए हमें जो चेन्नई के पास जो हमने एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया है, जी जी आप बात हाँ, जो रखिए। न्यूक्लियर प्लांट लगाया है, उस प्लांट का जो भी है, जिस तरह से भी है, उसका जो है काम शुरू हो गया है। अभी भी एग्जैक्टली वो ग्रिड से लिंकअप नहीं हुआ है। तो क्योंकि देखिए लगभग न्यूक्लियर प्लांट का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कम से कम करीब करीब 7 साल का होता है। इसलिए इतना आसान नहीं है। उसके बाद भी उसको सिंक्रोनाइज करना, उसके जो सारे न्यूक्लियर रॉड्स हैं उसको उस तरह से इस्तेमाल करते रहना, ये सब चीजें आसान नहीं है। तो इसलिए न्यूक्लियर डील करना और न्यूक्लियर डील को इम्प्लीमेंट करना, 6 न्यूक्लियर डील जो है, और 6 न्यूक्लियर डील का मतलब आप समझ लीजिए जी लगभग 1 लाख करोड़ का वो डील है। और उसके साथ आप जमीन वगैरह ये सारी चीजें लेंगे, वो सारी चीजें जो है, दूसरी चीज क्या, वो जो है न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा या हमारे जो एटॉमिक एनर्जी के एजेंसीज हैं वही चलाएंगे, इस पर भी अभी कोई बात पता नहीं है। तो इसलिए न्यूक्लियर आपके जो उसके शक है, वो शक बिल्कुल गलत नहीं है कि हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने दिनों में करेंगे और कैसे करेंगे, ये रोड मैप अभी मालूम नहीं है हमें। और इन जी सारे हालात में न्यूक्लियर डील जो है, जब लेफ्ट फ्रंट ने उस वक्त यूपीए से अलग हो गए थे न्यूक्लियर डील के, उसमें उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया था, पर वो उनके लिए आत्मघाती रहा वो। और जी सर। आज जो है अगर हम कर रहे हैं और हमें अगर ये नहीं मिल रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको कर रहे हैं कि हमारे जी मुल्क को फायदा हो। क्योंकि मुझे इसमें जी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखता है कि न्यूक्लियर प्लांट बनाना इतना आसान नहीं होता है। जो हमारे पास है उन्हीं को बड़े मुश्किल से चला रहे हैं। और साथ में यूरेनियम जो है, यूरेनियम भी रशिया से आएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में शायद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की ऐसी कोई सप्लाई नहीं है। थोड़ी सी जो जी जादूगोड़ा में है झारखंड में, वो बहुत इतना नहीं है कि हम सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को, इतनी ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो यूरेनियम हमें चाहिए वो हम उसको जुगाड़ कर सके। तो ये सारी समस्याएं अपनी जगह पर है कि यूरेनियम के इंपोर्ट्स हम कैसे करेंगे और ये कितना महंगा सौदा होगा, इसका अंदाजा अभी जो है, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं कर सकते।